हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बायोलॉजी फाउंडेशन बैच में, जिसमें आज हमारी क्लास 10 है। इसके पहले हम क्लास 9 तक कवर कर चुके हैं और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी फाउंडेशन बैच के नाम से। आप वहां जाकर भी देख सकते हैं पुरानी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 कोशिका। आज हम अपनी क्लास में दोस्तों कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। आज हम अपनी क्लास में कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिका विभाजन को हम कंप्लीट समझेंगे, कितने प्रकार के विभाजन होते हैं सबको हम कंप्लीट। मीटोसिस माइटोसिस विभाजन पढ़ेंगे और एक विभाजन और होता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। वो छोटा ही सिंपल सा है, वो भी टॉपिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। पहले हम देखते हैं मीटोसिस माइटोसिस को डिटेल में, इसका एक छोटा सा भाग है, उसको भी हम समझेंगे कि एग्जाम कभी कभी आपको फंसाने के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन दे देता है, सिंपल क्वेश्चन दे देता है, तो वो भी आपसे बनेंगे। ठीक है, देखते हैं हम कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल। सेल डिवीजन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक मूल कोशिका यानी पेरेंट सेल, ठीक है, विभाजित होकर नई कोशिकाएं डॉटर सेल बनाती हैं। यह प्रक्रिया जीवों में वृद्धि, ग्रोथ, ऊतक मरम्मत यानी टिश्यू रिपेयरिंग, प्रजनन रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स के संचरण में अनुसरण करती है। परिभाषा क्या कह रही है? एक पेरेंट सेल होती है, ठीक है, ये दो कोशिकाएं बनाती हैं विभाजन होकर, इनको कहते हैं हम ठीक है, जो कोशिकाएं बनी है 1 और 2, इनको कहते हैं हम डॉटर सेल। आप समझ चुके होंगे परिभाषा क्या कह रही है। एक हमारी पेरेंट सेल होती है, एक हमारी पेरेंट सेल होती है, उससे टूटकर दो कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनको हम डॉटर सेल कहते हैं। ये डॉटर सेल आपको जैसे कहीं चोट लग गई तो उसको मरम्मत करने में काम करेगा, रिप्रोडक्शन में मदद करेगा, जेनेटिक्स संचारण में मदद करेगा, ग्रोथ में मदद करेगा, ठीक है, इन सभी में मदद करता है। अब हम समझते हैं सेल विभाजन। देखो, इंटरफेस में 90% समय होता है, तो आप लगा ले कि इंटरफेस में अधिकतर कोशिका विभाजन हो जाती है। कोशिका विभाजन का कार्य अधिकतम हो जाता है। सबसे पहले आता है यह चरण कोशिका के विकास और डीएनए प्रवृत्ति यानी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक है। इसके 3 चरण होते हैं। इसके कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। फर्स्ट जीवन फेज, आपको इसमें दिख रहा होगा सेल जीवन फेज, मैं आपको मार्क करके रेड कलर से दिखाता हूं, शायद इससे आप देख नहीं पा रहे होंगे। सेल जीवन फेज कोशिका का आकार बढ़ाता है और प्रोटीन और आरएनए, प्रोटीन और आर आर सॉरी दोस्तों आरएनए संश्लेषण करता है। जीवन दोस्तों क्या करता है? जीवन फेज क्या करता है? फर्स्ट ग्रोथ फेज कोशिका का आकार बढ़ाता है, यानी को छोटी कोशिका है बड़ा करेगा। प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण करता है, प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण करता है। कौन? जीवन फेज। आप मेरे साथ दोबारा दोहराएं। जीवन फेज का फुल फॉर्म है फर्स्ट ग्रोथ फेज। यह कोशिका का आकार बढ़ाता है, छोटी कोशिका को बड़ा करता है, प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण करता है। दूसरा फेज आता है हमारा एस फेज, ठीक है, एस फेज आपको कुछ इस प्रकार से इसमें दिख रहा हो। एस फेज में दोस्तों डीएनए का प्रतिकृत बनता है, डीएनए रेप्लिकेशन बनता है, ठीक है।
डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ बनता है दोस्तों? एस फेज में बनता है। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन बनता है। दूसरा पॉइंट, इसमें गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है। जैसे कि अगर गुणसूत्रों की संख्या जैसे मानव में 46 है तो इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? जैसे कि मानव में 46 है तो 92 हो जाएगा गुणसूत्रों की संख्या। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें G2 फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज। इसमें कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन तैयार किया जाता है। जो G2 फेज है, G2 फेज है, इसमें कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन तैयार किया जाता है। कोशिका विभाजन के लिए तैयार होता है। कोशिका अब यहाँ विभाजन के लिए तैयार हो चुकी है। अब हम इन सारी बातों को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। G1 फेज में कोशिका का आकार बढ़ता है, यानी कि पहले छोटी कोशिका होती है उसको बड़ा किया जाता है। कैसे? प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण करके उसको बड़ा किया जाता है G1 फेज में। ठीक है, उसके बाद आता है एस फेज। एस फेज में दोस्तों डीएनए रेप्लिकेशन होता है और गुणसूत्रों की संख्या, जो कोशिका बड़ी की गई है उसमें गुणसूत्रों की संख्या को दोगुना कर दिया जाता है। मतलब कि जितने भी गुणसूत्र उस कोशिका में है उसको डबल कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर G2 फेज में कोशिका तैयार हो चुकी है विभाजन के लिए और आवश्यक प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। जो मतलब कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन होते हैं उनको तैयार किया जाता है। इंटरफेस समझ चुके होंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या डाउट आ रहा है। चलिए हम इंटरफेस के आगे वाला पार्ट समझते हैं। अब आता है दोस्तों हमारा एम फेज। 10% समय होता है तो ना के बराबर इसमें समय होता है। पहला पॉइंट है अहबाई चरण है जिसमें कोशिका विभाजित होती है। ठीक है, अहबाई चरण है जिसमें कोशिका विभाजन होती है। इसमें माइटोसिस मीसोसिस होता है। अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस और मीसोसिस को डिटेल में जब हम एम फेज को समझ जाएंगे क्लियरली। ठीक है, हम देखते हैं माइटोसिस और मीसोसिस को। सबसे पहले दोस्तों हम माइटोसिस को समझते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कहते हैं। माइटोसिस का दूसरा नाम है समसूत्री विभाजन। माइटोसिस का दूसरा नाम है हिंदी में समसूत्री विभाजन। आपने पढ़ा होगा समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन। तो माइटोसिस और मीसोसिस। ठीक है, माइटोसिस को कहते हैं समसूत्री विभाजन। माइटोसिस की परिभाषा है दोस्तों, माइटोसिस एक ऐसा कोशिका विभाजन है जिसमें एक मूल कोशिका दो समान जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर कोशिकाओं में विभाजित होती है। यानी कि यह एक ऐसा कोशिका विभाजन है माइटोसिस जिसमें एक मूल कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित होती है जेनेटिकली आइडेंटिकल। जैसे कि जो मूल कोशिका है इसमें डीएनए पहले विभाजित हुआ, फिर डीएनए के बाद कोशिका विभाजन हुई। कोशिका विभाजन होने के बाद फिर डीएनए आपस में अलग अलग हो गए, फिर एक और एक दो कोशिकाएं बनती हैं। अब हम माइटोसिस को और डिटेल में हम समझते हैं। अभी सिर्फ हम परिभाषा हमने इसकी समझी, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसका फेजेस क्या होते हैं पहले देखते हैं इसकी विशेषताएं। शारीरिक कोशिकाएं सोमैटिक सेल होता है। शारीरिक कोशिका सोमैटिक सेल होता है। बनने वाली डॉटर कोशिकाएं मूल कोशिका के समान होती है, जो यानी कि पेरेंट कोशिका है। और डॉटर कोशिका जो है ये दोनों कैसी होती है? सेम होती है। ठीक है, ये दोनों सेम होती है। मनुष्य में 40 क्रोमोसोम वाली दो कोशिकाएं होती हैं। मनुष्य में 40 क्रोमोसोम वाली दो कोशिकाएं होती हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, यह शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है। जो कोशिका है शरीर की वृद्धि में और ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है माइटोसिस।
समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जब होता है तो विभाजन होता है तो क्या करता है कि शरीर की मरम्मत में मदद करता है, ठीक है, शरीर की मरम्मत में मदद करता है। ये थोड़े बेसिक से पॉइंट है, इनको मतलब याद करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। हम अब समझते हैं मेन बात पर। पूरा विभाजन हम थोड़ी बैकग्राउंड में दोस्तों नॉइस आ रही है। मैं भी दोस्तों क्या करूं कि दिन में लोग चिल्लाते हैं मोहल्ले में और रात में कुत्ते चिल्लाते हैं। अब भाई शांति तो कहीं नहीं मिल रही है। पहले दिन में शोर होता था तो मैंने सोचा मैं रात को जाकर वीडियो रिकॉर्ड करूं, और अब रात के करीब 1 या 1:30 बज रहा होगा अभी, और अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुत्ते कहाँ जाए बताओ। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें। तो चलिए अब देखते हैं इसमें आगे। मीटोसिस स्टेज ऑफ मीटोसिस, इसमें कुल स्टेटें हम पढ़ेंगे। मीटोसिस में कैसे क्या होता है। हम जीवन एस फेज G2 फेज हम पढ़ चुके हैं, हम उसके आगे हम अब इसमें पढ़ेंगे। पहला है प्रोफेज। प्रोफेज आपको कहाँ दिख रहा है, प्रोफेज आपको कहाँ दिख रहा है, इसमें आपको आपको प्रोफेज दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने आपको रेड कलर से मार्क करके दिखा दिया। प्रोफेज यहाँ दिख रहा है। क्रोमेटिन संकुचित होकर माने गुणसूत्र क्रोमोसोम बनाते हैं। जो क्रोमेटिन होते हैं वो संकुचित होकर गुणसूत्र बनाते हैं, यानी कि क्रोमेटिन क्रोमोसोम बनाते हैं। सिंपल क्रोमेटिन जो होते हैं वो क्रोमोसोम बनाते हैं प्रोफेज में। केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नष्ट हो जाता है, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो नष्ट हो जाता है। तीसरा पॉइंट है सेंट्रोल्यूज ध्रुवों पर चलने जाते हैं और स्पिंडल फाइबर बनते हैं। अगर दोस्तों आपको न्यूक्लियर और सेंट्रोल्यूज और क्रोमेटिन समझ नहीं आ रहा हो तो दोस्तों आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप पहले जाकर उन्हें जरूर देखें, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे विभाजन को। क्योंकि मैं पहले आपको वो सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ। सेंट्रोल्यूज क्या होते हैं वो डिटेल में, क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन, हर चीज आपको डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आप वो सब बैक जाके क्लासेस में देखें, फिर ही आप विभाजन देखें। आज हमारी सेल की लास्ट क्लास है, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे 100 PYQ क्वेश्चन का। तो प्रोफेज आप समझ चुके होंगे। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम बनते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नष्ट हो जाता है, स्प्लेंडर फाइबर बनते हैं, ठीक है, सेंट्रोल्यूज ध्रुवों पर चले जाते हैं। अब दूसरा फेज है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज आपको डायग्राम में कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें जैसे लिखा है सेंट्रोल्यूज ध्रुवों पर चले जाते हैं, तो आपको दिख रहा होगा। देखो छोटी छोटी सेंट्रोल्यूज ध्रुवों का मतलब है दोस्तों कोशिका के पास जाकर जाते हैं, साइड में मेम्ब्रेन पर चिपक जाते हैं। दूसरा है हमारा दोस्तों मेटाफेज। गुणसूत्र कोशिका के मध्य पर व्यवस्थित होते हैं। गुणसूत्र जो है कोशिका के मध्य, यानी कि देखो जैसे इसमें बीच में आपको गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम बिल्कुल बीच में स्थित हो जाते हैं कि अगर सेल डिवीजन हुई तो वो बीच में से विभाजन हो सके, आधे आधे दोनों ऊपर नीचे बढ़ सके। जैसे सेल डिवीजन होगी तो बीच में से आधे बढ़ जाएंगे ऊपर नीचे, ठीक है। स्प्लेंडल तत्व गुण से जुड़ते हैं, तंतु गुण से। स्प्लेंडल जो होते हैं वो तंतु गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं। सिंपल से पॉइंट है, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ मेटाफेज में याद करने की जरूरत है गुणसूत्र जो होते हैं वो क्रम से लग जाते हैं, क्रम से व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, लाइन से लग जाते हैं। अगर कोशिका विभाजन होने को आया है
तो दोनों आधे आधे बढ़ जाते हैं दो हिस्सों में। हम समझते हैं एनाफेज। एनाफेज गुणसूत्र क्रोमेटेड विपरीत। जो एनाफेज आपको इसमें दिख रहा है, इसमें क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं वो विपरीत दिशा में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर आता है हमारा टेलोफेज। टेलोफेज आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, यहाँ पर गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, क्रोमोसोम पुनः क्रोमेटिन में बदल जाते हैं। जो यहाँ से क्रोमेटिन अलग हुए थे वो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया वापस होती है और केंद्रक झिल्ली पुनः बनने लगती है। जब यहाँ पर केंद्रक नष्ट हो चुका था इस वाली फेज में, यहाँ पर वापस बनने लगेगा केंद्रक। ठीक है, आप इतना समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो वीडियो में बैक जाएं, फिर से वीडियो देखें, थोड़ी 5 मिनट बैक जाके फिर से देखें, पॉज करें, जो कुछ भी स्क्रीन पर दिख रहा है आप उसको एक बार रीड करें और समझें। ये अब इसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं मीसोसिस। मियोसिस, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें एक मूल कोशिका से 4 गैर समान, यानी कि देखो मीटोसिस में समान होते थे विभाजन, यानी कि समान, इसमें गैर समान। ठीक है, यानी कि इसमें समान नहीं होंगे, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे और लाइट एन कोशिकाएं बनती हैं। जैसे कि एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी और 2 के बाद उससे 4 बन जाएंगे तुरंत। जैसे कि उसमें एक कोशिका से 2 डॉटर सेल बनाते थे, यहाँ एक कोशिका से 2 डॉटर सेल बनेंगे और 2 डॉटर सेल से 4 डॉटर सेल बनेंगे। अब हम मियोसिस को समझते हैं। मुख्य विशेषताएं देखते हैं इसकी। जनन कोशिकाएं में होती हैं, यानी कि फीमेल में जैसे जो जनन कोशिकाएं होती हैं, जेमेटिस स्पर्म एग में होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें बनने वाली कोशिका मूल कोशिका के आधे गुणसूत्र बनाती है। जो बनने वाली कोशिका है मूल कोशिका के आधे गुणसूत्र बनाती है। 46 गुणसूत्र बनने हैं तो ये 23 गुणसूत्र ही बनाएगी। यौन प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अर्धसूत्री विभाजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा पॉइंट है, मनुष्यों में मियोसिस के बाद प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कुछ सिंपल से पॉइंट है, इनको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम इसके फेजेस देखते हैं। स्टेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस का पहला फेज है प्रोफेज। प्रोफेज आपको मैं रेड कलर से बना के दिखा दे रहा हूँ। प्रोफेज कुछ आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा। ये हमारा फर्स्ट फेज होता है सेल डिवीजन में। इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है दोस्तों। प्रोफेज में क्रॉसिंग ओवर होती है जिसमें आनुवांशिक विविधता आती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है जिसमें आनुवांशिक विविधता आती है। प्रोफेज में दोस्तों, प्रोफेज में आनुवांशिक विविधता आती है। आईएमपी बात आप इसको याद करें, नोट करें। आनुवांशिक विविधता आती है प्रोफेज में। प्रोफेज में आनुवांशिक विविधता आती है। फिर आता है दोस्तों हमारा मेटाफेज। मेटाफेज आपका दूसरा फेज होता है। मेटाफेज आपका दूसरा फेज होता है कोशिका विभाजन में। इसमें समजात्र गुणसूत्र जोड़े होमोलोगियस क्रोमोसोम मध्य में रेखांकित होते हैं, जैसे कि उसमें भी होते थे, इसमें भी मध्य में रेखांकित, यानी कि बीच में बिल्कुल एक लाइन में जुड़ जाते हैं। क्रोमोसोम बीच में बिल्कुल एक लाइन में जुड़ जाते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बीच में बिल्कुल लाइन में जुड़ जाते हैं।
तीसरा है हमारा एनाफेज। एनाफेज फेज में समान जात गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर हैं। आपको मैं एनाफेज दिखा देता हूं, जिससे कि जे है, जे हमारा तीसरा पार्ट है विभाजन का। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम बीच में लगे हुए थे, क्रोमोसोम इसमें मेटाफेज में बीच में लगे हुए थे, वो आपस में टूटकर दो दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में चिपक जाते हैं। ठीक है, दोनों दिशाओं में टूटकर आमने सामने चिपक जाते हैं मेम्ब्रेन पर, भित्ति पर, झिल्ली पर। हमारा इसमें चौथा और लास्ट फेज आता है, कौन सा, टेलोफेज, साइटोकाइनेस फेज, जो आपका नंबर पर फेज हो जाता है विभाजन के लिए। यहाँ पर कोशिका दो हॉप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं, दो हॉप्लॉइड कोशिकाएं बनती है, इसमें दो हॉप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं टेलोफेज में। अभी तक हमने स्टेज ऑफ मेयोसिस में क्या देखा दोस्तों, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेफेज। प्रोफेज में आनुवंशिक विविधता आती है, मेटाफेज में क्रोमोसोम मध्य में स्थित हो जाते हैं एक लाइन में, एनाफेज में दोनों आपस में टूटकर क्रोमोसोम आमने सामने एक दूसरे के विपरीत चिपक जाते हैं दीवार पर, भित्ति पर। ठीक है, और टेलोफेज में दो हॉप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं। हम इसकी आगे समझते हैं। मियोसिस मेटाफेज जैसी ही होती है। मियोसिस जो सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड मेटाफेज जैसी ही होती है। जो मैंने मेटाफेज होता है इसके जैसी होती है, जिसमें चार हॉप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं। इसमें चार हॉप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं, जैसे कि बहुत से कोशिकाओं से चार कोशिकाएं बन जाती है। बहुत सिंपल सी बात है। देखते हैं हम गुण मीटोसिस और मायोसिस, मतलब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, यानी कि अंतर समझते हैं हम दोनों में। मीटोसिस और मायोसिस में क्या डिफरेंस है वो हम समझते हैं। कोशिकाओं की संख्या मीटोसिस में 2 होती है, मीटोसिस में 2 होती है, मियोसिस में 4 टोटल सेल होती है। मीटोसिस में, यानी कि इसको हम कहते हैं समसूत्री, इसको कहते हैं अर्धसूत्री। ठीक है, समसूत्री में 2 कोशिकाएं डॉटर सेल होती है, अर्धसूत्री में 4। गुणसूत्रों की संख्या इसमें 2n में होती है, यानी कि इसमें 46 गुणसूत्र होंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम मानव की कोशिकाएं ले रहे हैं, और मियोसिस में 23 होंगे। ठीक है, इसमें जोड़े में नहीं होते। शरीर की सामान्य कोशिकाओं में जाना जाता है, एपिड जनन में होता है। आनुवंशिक डॉटर सेल समान डॉटर सेल बनाती है, और मियोसिस असमान यानी कि भिन्न डॉटर सेल बनाती है। क्रॉसओवर नहीं होता है, इसमें होता है। इसमें समसूत्री में वृद्धि मरम्मत होती है, और मियोसिस में यौन प्रजनन होता है। अगर आप इतना समझ चुके होंगे तो हम एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसका रिवीजन करने के पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, तो आपको और क्लियरली समझ आएगा। हम समझ रहे हैं दोस्तों समसूत्री और अर्धसूत्री में विभाजन, मीटोसिस और मियोसिस में विभाजन। कोशिकाएं जो समसूत्री में होती है वो 2 डॉटर सेल होती हैं, और अर्धसूत्री में 4 डॉटर सेल होती है। समसूत्री में दोस्तों डिप्लॉइड जो होते हैं, वो क्रोमोसोम जो होते हैं वो डबल होते हैं, और हॉप्लॉइड जो अर्धसूत्री में होते हैं वो सिंगल में होते हैं। जैसे अगर डिप्लॉइड में, जैसे समसूत्री में अगर 46 क्रोमोसोम हुए तो आधे इसमें होंगे 23। ठीक, इनका स्थान होता है समसूत्री का शरीर की समान कोशिकाओं में,
शरीर की जो समान कोशिकाएं होती है, जैसे कि अपने हाथ की, पैर की, कहीं की कोशिकाएं, उसमें होती है समसूत्री कोशिकाएं। लेकिन जो प्रजनन कोशिकाएं होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। डॉटर कोशिकाएं समान होती है समसूत्री में, समसूत्री में समान होती है, समसूत्री में समान होती है, और अर्धसूत्री में भिन्न कोशिकाएं होती है। क्रॉसओवर समसूत्री में नहीं होता है, अर्धसूत्री में क्रॉसओवर होता है। अर्धसूत्री में क्रॉसओवर होता है। कार्य वृद्धि करने के लिए, मरम्मत करने के लिए यूज होता है किसका? समसूत्री कोशिका का। मीटोसिस वृद्धि और मरम्मत। आपको कहीं चोट लग गई, आपका शरीर को वृद्धि करनी है तो उसकी जिम्मेदारी समसूत्री विभाजन की होती है। अर्धसूत्री विभाजन का कार्य होता है यौन प्रजनन करना। अब हम आगे समझते हैं। आगे दोस्तों हमारा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि हम पढ़ेंगे एमिटोसिस, प्रत्यक्ष विभाजन। बहुत छोटा सा ये एग्जाम्पल है, आप समझे। अमीटोसिस एक असमान कोशिका विभाजन है जिसमें कोशिका बिना किसी विशेष चरण में सीधे विभाजित हो जाती है, यानी कि बिना किसी विशेष चरण में डायरेक्ट विभाजन हो जाती है। मुख्य निम्न स्तर पर जीवों, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ में होता है। ठीक है। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में एमिटोसिस विभाजन होता है। इसमें कोई स्प्लेंडर फाइबर नहीं होता है, तेजी से होती है। जो प्रत्यक्ष विभाजन होता है दोस्तों, यह बहुत तेजी से विभाजन होता है, यानी कि इसका विभाजन करने की गति बहुत तेज होती है। अब आपको मैंने सेल विभाजन पढ़ा दिया गया है। सेल विभाजन कंप्लीट हो चुका है और हमारी सेल भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे 100 PYQ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको देखकर ही PYQ क्वेश्चन करने आए, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं। अगर दोस्तों आपने क्लास 1 से लेकर 10 तक नहीं देखी हैं तो आप PYQ क्वेश्चन करने नहीं आए। जो PYQ क्वेश्चन होंगे वो आपका एक टेस्ट के तौर पर कराए जाएंगे, आपको उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया जाएगा। अगर आपने क्लासेस देखी हैं, पुरानी सारी क्लासेस देखी हैं पूरी बिना स्किप किए हुए, तो आपको 100 क्वेश्चन जो कराए जाएंगे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो आपको आसानी से बनेंगे। आप समझ चुके होंगे, आपको आसानी से वो क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपने सारी क्लासेस नहीं देखी है पुरानी तो आपको वो क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। आप इसकी गारंटी लीजिए कि आपको वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप लगेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्वेश्चन है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप ये सारी क्लासेस देख के ही आप PYQ क्वेश्चन लगाएं, उसके बाद हमारा स्केलेटन टॉपिक चालू होगा। तो चलिए आज की क्लास में यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।